Hello students, my name is Prashant Pathak and we are welcoming you to the batch of Rank Booster, right? तो Rank Booster batch में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या हम CUT के कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो भी हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आपका यूनिट 1 है, याद रखिए यूनिट है ये पूरा, राइट? तो फंडामेंटल्स को हमने यूनिट में डाला तो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाना है। आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यस, आपने जो 12th में 90% बच्चों ने सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट वो प्रॉफिट में से कुछ चार्जेस आइटम को डिडक्ट कर देते थे। उससे उनको हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता था कि भाई ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है और क्यों हम इसको माइनस करते हैं। हर एक चीज़ को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम P&L अकाउंट को सेपरेटली समझेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन को ठीक से समझेंगे ताकि आपके CUT एग्जाम में आपसे गलती ना हो, राइट? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस, सारे इंपॉर्टेंट केसेस और उसमें भी कुछ ट्रिकी केसेस, राइट, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखेंगे और समझने का बहुत अच्छा तरीका रहेगा हमारा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म से लिया है, तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सैलरी और कमीशन के क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ऑफ CUT एग्जाम, राइट? तो सब कुछ हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि कॉन्सेप्चुअल है हमारा, राइट? तो सबसे पहले डेफिनेशन, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन आपको दी है सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द गवर्निंग एक्ट फॉर पार्टनरशिप बिजनेस इन इंडिया। और याद रखिए, ये जो गवर्निंग एक्ट है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, राइट? अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्म के लिए हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या डेफिनेशन है सेक्शन 4 में? कभी कभी MCQ क्या बनता है, देखिए ये आपको 4 सिमिलर दिखने वाली डेफिनेशंस दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेक्शन 4 में क्या आ रहा है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या डेफिनेशन दी हुई है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर यही चीज देखेंगे तो ये कैरिड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही आपको मिलेगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन 2 और मोर पर्संस, राइट? यहां पर वो ऑब्जेक्टिव क्या है पार्टनर्स का? प्रॉफिट को शेयर करना। अगर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट शेयर करना नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता है। दूसरा, ये म्यूचुअल एजेंसी चलता है, मतलब अगर कोई या तो एक उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या जॉइंटली वो लोग कर लें उसको कि भाई हम जो भी कंपनी के अफेयर्स रहेंगे, सॉरी फर्म के अफेयर्स रहेंगे, वो कोई भी एक पर्सन कर सकता है अपनी तरफ से। मतलब सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C, 3 पार्टनर्स हैं। अब 3 पार्टनर्स में या तो वो तीनों ही डिसीजन लेंगे तो कैरीड ऑन बाय ऑल, ये वाला पॉइंट। कोई भी जैसे फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या कोई भी नया ट्रेड करना है या कोई ट्रांजैक्शन करना है तो यहां पर इन सभी कंसेंट लगेगी, या फिर एनी ऑफ देम, या तो इनमें से 2 या फिर इनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो एक पर्सन या तो ए को बोल दिया कि भाई हम अवेलेबल रहे ना रहे तू हमारी तरफ से काम कर लेना, राइट? सी ने बोल दिया कि भाई A और B तुम देख लेना, मैं ज्यादातर आ नहीं पाऊंगा बिजनेस में। या फिर सी ने बोला कि भाई देख सबका साथ सबका विकास होगा, मतलब भाई सभी लोग यहां पर हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम अगर कंसेंट सब नहीं दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इस डेफिनेशन का पार्ट है। सबसे पहले पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए, फॉर्म टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। तो टेक्निकली या तो जॉइंटली वो बिजनेस करेंगे या फिर किसी एक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करें कि सपोज A, B आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो A और B इंडिविजुअली क्या है सर? इंडिविजुअली ये है पार्टनर्स, राइट?
अगर हम इनकी बात करें कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली क्या है ये लोग? फर्म। तो कभी भी आपके पास 50 पार्टनर है, सबका नाम तो नहीं लेंगे ना आप, तो उनको सबको नाम ना लेते हुए हम कलेक्टिवली उनको बोलेंगे फर्म। और जिस नेम से ये बिजनेस कर रहे हैं, सपोज ए बी का बिजनेस नेम है ए बी एंड एसोसिएट्स, राइट, ए बी एंड एसोसिएट्स, तो इनका जो बिजनेस नेम हो जाएगा ये हो गया इनका बिजनेस नेम। तो यहां पर ए और बी इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, ये जिस फर्म में बिजनेस कर रहे हैं मतलब इनको कलेक्टिवली इनको बोलेंगे फर्म, और जिस बिजनेस नेम के अंडर में ये बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलेंगे बिजनेस नेम। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, आप बोलेंगे कि बताने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल बताने की जरूरत थी। कभी कभी आ जाता है कि भाई पार्टनर्स आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स, आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको, राइट? तो ऐसे में आपको ये देखना होता है, राइट? अब लीगल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जैसा आपने बोला कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन ये नहीं है। पार्टनर्स और बिजनेस एक ही चीज है यहां पर, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द फर्म, क्योंकि ये कौन सा बिजनेस है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस है। अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई बिजनेस को ज्यादा लॉस हो जाता है, तो आप सुना होगा ना वो कि भाई बिजनेस में तो 30 लाख रुपए लगाए थे, फिर ये 35 लाख का लॉस कैसे हो गया? तो टेक्निकली 35 लाख का लॉस हो गया तो 5 लाख घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हम अटैच कर सकते हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो प्राइवेट एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेट्स, राइट? क्योंकि ये पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो याद रखना, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस एंड पार्टनर्स आर सेपरेट, लेकिन जब हम पार्टनरशिप बिजनेस को थ्योरेटिकली देखेंगे या हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही है, यहां पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो याद रखना, आपको आएगा एग्जाम में कि सेपरेट लीगल एंटिटी किस पॉइंट से है, तो आपको बोलना है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट ही है। प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, नोट इन योर नोट्स। अब अगर हम इसके एसेंशियल फीचर्स की बात करें तो बहुत ही आसान है फीचर्स, जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वही सब कुछ है। देखिए, 2 और मोर पर्संस, तो मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स। 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। 100 मेंशन है लेकिन नोटिफाइड 50 है, राइट? तो याद रखना, मिसलिनियस रूल्स में दिया हुआ है वो, आपको इतना डिटेल में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन समझिए कि सेक्शन 464 में एग्जाम में कभी कभी ये आता है कि भाई कहां लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं, तो आपको कंपनीज एक्ट मेंशन करना है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट, राइट? तो फिर यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या सर एक माइनर पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग दीज पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ना तो एक माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही एक अनसाउंड माइंड का, और डिसक्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड मतलब या तो बैंकरप्ट हो गया है, या वो एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, या एनी रीजन अदर रीजन से लॉ ने उसको बार कर दिया टू बिकम अ पार्टनर और स्टार्ट एनी इंस्टीट्यूशन इन भोपाल इन इंडिया, राइट? तो टेक्निकली क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? फिर भी यस, माइनर पार्टनर बन सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द, राइट? या सिंपल आप बोल सकते हैं ये अपने बेनिफिट के लिए बन सकता है, फॉर द बेनिफिट बन सकता है। मतलब अगर फर्म को लॉस हुआ, सुनना थोड़ी देर के लिए समझो इस बात को, कि अगर पार्टनरशिप फर्म में ए और बी पार्टनर्स हैं, कौन पार्टनर्स हैं? ए और बी पार्टनर्स हैं। अब यहां पर ए और बी पार्टनर्स हैं, ए माइनर है, राइट? एक माइनर है और ये एक मेजर है, राइट? तो अगर यहां पर
ए और बी ने दोनों ने मिलकर बिजनेस किया और दोनों ने 10 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करे बिजनेस में। दोनों का कलेक्टिव कैपिटल होता है 20 लाख। दोनों का कलेक्टिव कैपिटल कितना है भाई? 20 लाख। अब अगर बिजनेस को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो याद रखिए दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1 लाख ईच, मतलब माइनर को भी 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। वेयर एज अगर फर्म को 2 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, तो याद रखिए लॉस सिर्फ और सिर्फ बी का है क्योंकि वो मेजर है। ऐसा क्यों किया गया कि भाई ए को इतना समझ ही नहीं है कि भाई बिजनेस कैसे करना है, वो तो बी पे भरोसा कर रहा है, राइट? तो टेक्निकली अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बट फॉर द बेनिफिट ओनली, राइट? तो सिर्फ वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। याद रखिए दोनों ही एग्रीमेंट वैलिड है इन द आई ऑफ लॉ, राइट? इन द आई ऑफ लॉ दोनों ही एग्रीमेंट्स लीगल है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म बाय एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है सर वो ही पार्टनरशिप डीड होता है। मतलब ओरल डीड नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो रिटन एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड होगा। तो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, राइट? फिर तीसरा पॉइंट है आपका लॉफुल बिजनेस। अब जो पार्टनर्स के जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलीगल एक्टिविटी का बिजनेस है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। तो याद रखिए वो लॉफुल बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए और बी ने डिसाइड किया कि चलो भाई मिलके चोरी करते हैं, बैंक लूटते हैं, पार्टनरशिप में लूटी ना, बाद में झगड़े हो गए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो कोई लॉफुल बिजनेस नहीं है, राइट? उसके लिए उनको जेल जाना पड़ेगा, वो पुलिस बात करेगी, सारा पैसा उनसे ले लेगी, राइट? अब देखते हैं भाई प्रॉफिट शेयरिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का, अगर मोटिव प्रॉफिट शेयर करना नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है भाइयों बहनों, राइट? तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड और लॉस शेयरिंग नॉट कंपलसरी फॉर ऑल पार्टनर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि माइनर को बेनिफिट के लिए ही हमने एडमिट कर सकते हैं, राइट? तो याद रखिए कि सबके लिए जरूरी नहीं होता कि लॉस शेयर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो सब में बटेगा, राइट? म्यूचुअल एजेंसी, ये एक म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस है, जैसा मैंने आपको बताया था। बिजनेस कैन कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो ए बी सी तीनों मिलकर बिजनेस करें, या फिर किसी ए को बोल दे कि भाई तू ही संभाल ले सारा काम, तो they are agents as well as principal। तो business can be carried on by all or any of them, right? और ये एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं, मतलब दोनों ही ओनर होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं। अब देखते हैं कि भाई राइट्स क्या है पार्टनर्स के। जितने भी राइट्स की बात की जाए, मतलब उनको इंडिपेंडेंट होते हैं भाई पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में उनके सारे राइट्स, अगर वो पार्टनर है तो वो कुछ भी कर सकता है फर्म में, लेकिन विथ म्यूचुअल कंसेंट, राइट? तो देखिए उसको राइट है कि पार्टिसिपेट कर ले वो मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं कि भाई उसको इग्नोर कर रहा है कोई, एबीसी पार्टनर सी को इग्नोर कर रहा है, उससे बात ही नहीं कर रहा कोई, कंसेंट उसका लेना पड़ेगा, वो पार्टनर है। राइट टू बी कंसल्टेंट, अगर कोई राइट है तो वो कंसल्ट होना चाहिए, राइट? राइट टू बी राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, वो कभी भी बुक हिसाब किताब मांग सकता है बिजनेस से कि भाई ये बताओ कितनी इनकम आई और कितना एक्सपेंस हुआ। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस, उसको अगर प्रॉफिट हुआ है तो मिलना चाहिए, लॉस है तो हम उससे चार्ज कर सकते हैं, राइट? राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म, देखो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है पार्टनर्स के बीच में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझो कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। इतना याद रखिए भाइयों बहनों कि ये जो 6% है ना, ये पर एनम ही है। अगर आपने पर एनम नहीं लगाया, एग्जाम में आपको ये 2 पॉइंट्स कंफ्यूज करना दें
इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि करेक्ट है पर एनम 6% पर एनम इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पीरियोडिक कैलकुलेशन नहीं होती और इसमें पीरियोडिक कैलकुलेशन होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, पीरियोडिक कैलकुलेशन जिसमें होती है वो ही करेक्ट है। तो 6% पर एनम ही लेना है हमें। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई? पार्टनरशिप डीड टेक्निकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। इंपॉर्टेंस क्या है? डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। पहले से सब कुछ क्लियर होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। लिखा पढ़ी कर ली तो भाई डिस्प्यूट करने की कोई बात ही नहीं, जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। इज इट कंपल्सरी? नॉट कंपल्सरी बट हाईली रिकमेंडेड। भाई डीड बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी। डिस्प्यूट हो तो उसका रेजोल्यूशन होता है किससे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। लेकिन कब होता है? जब आप उसमें रजिस्टर्ड हैं। क्या फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है? क्या उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो आप बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन उसका ऑप्शनल है। करवाओ तो ठीक, ना करवाओ तो ठीक, लेकिन करवा लिया तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। नहीं करवाया तो वो एक सिविल सूट है, आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस आपका तभी माना जाएगा वो जब रजिस्टर्ड है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना भी ऑप्शनल है, वो करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी। फिर सिंपल सा एक मैंने तरीका बताया इसको समझने का कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। भाईचारे में बिजनेस कर लिया, ए बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा चल भाई यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तू इतना कैपिटल लगा देना, तू इतना कैपिटल लगा देना, पर थोड़े टाइम तक तो सब सही चलता है। जब पैसा आने लगता है तो किसी को ज़्यादा दिखता है, किसी को कम दिखता है, फिर आते हैं डिस्प्यूट, राइट? ऐसे में वो कोई बोलता है मैंने ज़्यादा काम कर लिया था, मुझे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसका रेजोल्यूशन है इंडियन प्रोविजन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। क्या अलाउड है? सिर्फ दो चीज दी जाएगी। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग होगी इक्वल। याद रखना, प्रॉफिट का शेयरिंग करना है आपको इक्वल रेशो में, राइट? चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाया हो या ना लगाया हो, उसको भाई प्रॉफिट मिलेगा, लड़ाई झगड़े कितनी हो जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, लेकिन ये किसको मिलेगा? अगर ये लोन टू द फर्म है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस पर वो डिमांड नहीं कर सकते इंटरेस्ट, राइट? अगर पार्टनर ने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकती फर्म, राइट? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन, रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन, बोनस और आपका जो भी रेम्यूनरेशन हो उसको नहीं मिलेगा सर, राइट? तो सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है तो आपको सिंपल सी दो चीज याद रखनी है कि अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीज याद रखना है आपको। क्या? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा और एक इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। सर ए बोल रहा है उसने ज्यादा टाइम डिवोट किया था बिजनेस को, नहीं मिलेगी भाई सैलरी, नहीं मिलेगा उसको कमीशन। क्या हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? नहीं दे सकते। डीड नहीं है ना, डीड तो वैसा करेंगे। क्या सैलरी मिलेगी किसी पार्टनर को? नहीं मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? वो हमेशा इक्वल होगा। आपका आंसर होना चाहिए इक्वल होगा, राइट? पता नहीं कुछ बच्चे गलती करके आते हैं, मैंने कॉपी करेक्शन पे जाता हूं जब देखता हूं मैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखाते हैं वो। भाई साहब नहीं करना है ये गलती, कुछ बच्चों ने की होगी, लिखना कमेंट बॉक्स में, राइट? तो देखिए आप है ना इक्वल ही रेशो होता है हमेशा, याद रखना। अगर डीड में मेंशन है, डीड में मेंशन है मतलब आपके क्वेश्चन में मेंशन है, आपके लिए भी इतना समझ लो। डीड में मेंशन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना। तो जो डीड में लिखा है मतलब क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है?
देन आते हैं हम लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है टेक्निकली वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक चीज और देखिएगा, प्रॉफिट फ्रॉम द कॉम्पिटिंग बिजनेस मस्ट बी गिवन टू द फर्म। अब देखो ऐसा क्या हुआ, यहां पर ए, बी और सी एक पार्टनरशिप फॉर्म में है, राइट? इनका एक बिजनेस चल रहा है। सपोज इनका बिजनेस चल रहा है कि ये जो आपके एयर कंडीशंस हैं वो सेल करते हैं। अगर इनका टाइम चल रहा है तो ये एयर कंडीशन सेल करने का इनका बिजनेस है, और एक पर्टिकुलर एक सिटी के एक एरिया में ABC मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं। यहां पर बी क्या करता है, बी भी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस चलाता है, और बी कहता है कि भैया जो भी कस्टमर इस लोकेशन पे आया, मान लो ये लोकेशन X है और ये लोकेशन Y है, मान लो कि ये लोकेशन X पर इनका बिजनेस सिचुएटेड है, तो यहां पर बी बोलता है कि भाई यहां पर जो भी रेट चल रहा है उससे 10% कम में मिल जाएगा, आपको एक जगह बताता हूं। तो अपनी शॉप पर वो डाइवर्ट कर देता है कस्टमर्स को। इस केस में अगर इसने जो भी प्रॉफिट कमाया था सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस से, तो उसको देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को भी। मतलब जब तक पता नहीं चल रहा जब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन पता चल गया तो वो पूरा वसूल किया जाएगा, और ये दोनों कोर्ट जा सकते हैं और उनके फेवर में डिसीजन आएगा। पर्सनल प्रॉफिट्स यूजिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज मस्ट बी गिवन टू द फर्म। इसका कहने का मतलब है कि भाई फर्म ने चारों पार्टनर्स ने 10-10 लाख रुपए मिला है, या 3 पार्टनर ने 10-10 लाख रुपए मिला है, 30 लाख रुपए हो गए। अब फर्म में 5 लाख बैंक अकाउंट में पड़े थे, बी ने सोचा कि चलो स्टॉक मार्केट में घुमा के देते हैं थोड़ी देर। स्टॉक मार्केट में 5 लाख लगाए, 3 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो 3 लाख भी अब तीनों में बटेगा क्योंकि वो फर्म का पैसा था। तो याद रखना, अगर फर्म का अमाउंट कोई भी पार्टनर ने यूज किया है तो वो भी फर्म को देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, फर्म को। और दूसरा, अगर उसने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर लिया है वो भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वही सारी बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहां पे सेक्शन कोट करके डिस्कस करते हैं। अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, फॉर द बेनिफिट, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? देन a new partner can be admitted with consent of all partners under section 31। अगर सभी पार्टनर की कंसेंट है तो ही वो एडमिट होगा। अब पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट और अग्रीमेंट सेक्शन 32। या तो वो एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई वो 1 महीने का नोटिस देकर रिटायर हो सकता है, या फिर वो सभी पार्टनर की कंसेंट से रिटायर हो सकता है। अब रिटायर क्यों होना है वो उसकी मर्जी है, वो बीमार हो गया है, वो इलनेस है, राइट? या फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा, पागल हो गया थोड़ा सा, तो वो रिटायर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 69 बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा आप, राइट? इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 42C। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्म ABC पार्टनर्स एक फर्म में है, अब मान लो कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, तो C की डेथ के बाद ये फर्म बंद हो जाएगी। लेकिन अगर A और B म्यूचुअली कंसेंट देते हैं और C का सेटलमेंट कर देते हैं तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेक्निकली सब कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा उस केस में। दीज रूल्स अप्लाई व्हेन नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। अगर डीड नहीं है तो ऊपर वाले रूल अप्लाई होंगे। अब डीड में पहले से मेंशन कर दिया आपने कि कोई माइनर बनेगा ही नहीं पार्टनर, तो ये इनवैलिड हो जाता है। फिर डीड में आपने मेंशन कर दिया है कि भाई किसी पार्टनर को एडमिशन लेना है तो ये 2 पार्टनर से पूछ लेंगे, तो ये पार्ट वाला पॉइंट इनवैलिड हो जाता है। तो सब कुछ अगर डीड में मेंशन किया तो वैसा होगा, अदरवाइज ये ऊपर वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और डीड इज साइलेंट ऑन एनी मैटर, तो अगर डीड साइलेंट है तो ये फिर रूल अप्लाई हो जाएंगे। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, अब देखते हैं भाई, एक प्रॉब्लम है आपके सामने, एक सिचुएशन है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें डीड नहीं है और उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए, अर्जुन, भारत और काव्या ABK, ये 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म दैट डज नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। फॉलोइंग सिचुएशंस अराइजेस टू देम।
पहली बात तो डीड नहीं है सर, डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सिर्फ दो चीज होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है। अब अर्जुन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपेयर टू द अदर पार्टनर, और वो बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम। दोनों पार्टनर मना कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो डीड में नहीं है ना, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, नहीं देंगे, राइट। भारत इज वर्किंग फुल टाइम। अब एक पार्टनर है, भारत बोलता है मैं तो दिन भर काम करता हूं मजदूर जैसा, मुझे सैलरी चाहिए। वो सैलरी मांग रहा है, दोनों पार्टनर अग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। काव्या हैज एडवांस लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख, एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट एट अ मार्केट रेट एट 12% पर एनम। पर भाई साहब डीड में नहीं है तो कितना परसेंट होता है? बोलिए बोलिए, 6% नहीं, 6% पर एनम होता है, ठीक है। अर्जुन हैज विड्रॉन 20,000 फ्रॉम द फर्म फॉर अ पर्सनल यूज। भारत एंड काव्या डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी बताया ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म, तो इन दोनों का पॉइंट भी वैलिड नहीं है। Firm has entered into earned a profit of ₹1 lakh before considering any above items. अब वो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? कैपिटल के रेशियो में। लेकिन आपको हमने क्या सिखाया बच्चों? हमने ये बताया भाइयों बहनों कि आप इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे। तो आप 1 लाख को करेंगे क्या, बताइए। यहां पे लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग 1 लाख को डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक क्लू है। 1 लाख रुपए तो भाई साहब प्रॉफिट कमाया है फर्म ने, और यहां देखिए काव्या ने फर्म को लोन कितने का दिया था? 1 लाख रुपए का। इस पे उसको 6% इंटरेस्ट भी तो देना है, तो 6,000 रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे, बचेगा कितना? 94,000। यस, अब ये तीनों में डिवाइड होगा। तो प्लीज ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है आपसे एग्जाम में, आप 1 लाख का एमसीक्यू में आंसर लिख के आते हो और आपको लगता है मैं तो बहुत तेज हूं, मुझे तो आता है। प्लीज 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 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहीं आप मिस्टेक करते हैं। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। देखिए आगे है भाई साहब, अगर यहां पर ओरल एग्रीमेंट है, राइट, क्या है यहां पे? ओरल एग्रीमेंट है। तो देखते हैं ओरल एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं। ओरल एग्रीमेंट, जैसे कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आता है कि राहुल इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब टेक्निकली क्या है ना कि अगर डीड में नहीं है, लेकिन डीड नहीं बनाई मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट है पार्टनर्स का, तो उस केस में उसको सैलरी मिलेगी। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13A, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। हाउएवर, since there is a mutual agreement, it is valid. So Rahul will receive 10,000 per month salary. तो याद रखना डीड में चाहे नहीं, अगर पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री करते हैं बाद में भी कि चलो दे दो इसको, तो आपको देनी होगी, राइट। ऐसा नहीं कि डीड में नहीं तो नहीं देंगे, नहीं, पार्टनर्स अगर म्यूचुअली अग्री है तो मिलेगा। तो यहां पर एक चीज याद रखना, म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, तभी ओरल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा। मोहित इज टू रिसीव अ कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब अलाउड कब होगा? कमीशन इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 13A, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो नहीं देंगे, बट ड्यू टू अग्रीमेंट इट इज टू बी बिकम वैलिड, क्योंकि अगर ओरल एग्रीमेंट भी है तो वो वैलिड माना जाता है। मोहित विल रिसीव 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। तो ये सारे वही केसेस हैं जहां पर हम उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या था कि जब म्यूचुअल एजेंसी नहीं, एग्रीमेंट नहीं थे और रिटर्न डीड भी नहीं थी, तो उस केस में हम लोग बात कर रहे थे। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। फिर से बताया, अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वैसे देखा जाए तो नहीं देंगे, राइट, लेकिन अगर अग्रीमेंट है म्यूचुअल ओरल एग्रीमेंट इनके बीच में तो मिलेगा। एज पर सेक्शन 13C, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड अनलेस अग्रीड, हेंस हियर पार्टनर्स हैव अग्रीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो जाएगा। तो याद रखना पहले वाले पॉइंट्स अलग थे, अभी वाले अलग है, और एक और कोई वीडियो में लेकर आ रहा हूं उसमें आपको प्रॉपर डिफरेंस बताया जाएगा, राइट।
interest on drawings to be charged at 10% per annum. In absence of partnership deed हम चार्ज तो नहीं करते हैं, ठीक है. सिंस देर इज अ एग्रीमेंट तो वैलिड हो जाएगा. एग्रीमेंट कौन सा है यहाँ पर? ओरल एग्रीमेंट है, तो वैलिड हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन बी चार्ज्ड. अगेन नाउ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स. यहां पर देखिए, एज पर अगर लॉ देखा जाए तो एज पर सेक्शन 31 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. हेंस बोथ राहुल एंड मोहित मस्ट अग्री बिफोर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर. तो यहां पे तो वो सेम ही बात कर रहा है कि भाई अगर राहुल और मोहित एग्री करते हैं तो एडमिट किया जा सकता है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट पे एड्रेस एडमिट किया जा सकता है. फाइनल नोट, all the above terms are valid because partners can be formed by oral agreement section 5, right? तो oral agreement से बना सकते हो. section 5 बोलता है agreed terms over right default provisions of section 13. तो याद रखना कि section 13 में कुछ भी लिखा हो अच्छी बात है, लेकिन उसको override कर देगा कौन? section 5, right? कि oral agreement valid होते हैं हमारे, right? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, इसमें क्या डिफरेंस है सर? तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही होगा. क्या होता है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया तभी पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देगी? जब फर्म को प्रॉफिट होगा. तो जो आइटम्स प्रॉफिट होने पर ही दिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एप्रोप्रिएशन, और जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो भी देना पड़े उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है. कहां पर डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द फर्म. इट इज टू बी इट इज पेड रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस इट मस्ट बी पेड. अगर फर्म को लॉस हो जाते हैं तो भी फर्म को पे करना पड़ेगा, राइट? तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब, और हमेशा याद रखना, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड होता है. किस साइड जाता है सर? जैसे कि रेंट अगर रेंट पे करना है आपको तो वो चार्ज है. इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो वो चार्ज है. और अगर कोई भी रेम्यूनरेशन पे करना है मैनेजर का या एम्प्लॉय का तो रेम्यूनरेशन भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. सर पार्टनर को रेंट देना है, उसका प्रेमाइस आप यूज कर रहे थे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. और अगर आपको रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है. तो अप्रोप्रिएशन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि मतलब ये सारी चीजें आपने देखा कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज या मैनेजर को या फिर एम्प्लॉइज को अगर आप सैलरी दे रहे हैं, कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. लेकिन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब कुछ एप्रोप्रिएशन है. मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा. लेकिन अगेन उसमें भी बता दूं आपको, क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगी. और अच्छे समझ में जाएगा जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल्स देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, तो ये अभी मैंने डिस्कस किया. रेंट पेएबल टू पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन, ये इनके एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताए. मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि सर प्रॉफिट होगा उसमें से ही हम देंगे, लॉस हुआ तो हम वो आइटम्स नहीं देंगे, राइट? तो इसका मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. इट इज अलाउ ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नॉट अप्रोप्रिएशन. मतलब क्या क्या होते हैं अप्रोप्रिएशन? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू एनी रिजर्व. तो कोई भी रिजर्व में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो वो भी तभी होता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है, राइट? लास्ट देखते हैं क्या है हमारा की डिफरेंस इन क्विक अंडरस्टैंडिंग. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एक्सपेंस पेड ऑलवेज, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो. एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन पेड ओनली व्हेन प्रॉफिट एग्जिस्ट. तो देखा हमने थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम देखेंगे अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please like, share and subscribe and motivate me to bring such informative video for you. Thank you so much.